गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 3 आज हम टॉपिक ले रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। तो यहाँ हम डिफरेंट मटेरियल लेंगे और उसके लिए टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं मेटल्स। मेटल्स की टेम्परेचर डिपेंडेंस अगर हमें देखनी है तो लेट अस डिफाइन द रेसिस्टिविटी m/n² टॉ, यानी कि रेसिस्टिविटी n पर या टॉ पर डिपेंड करती है। तो n हो गई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और टॉ हो गया रिलैक्सेशन टाइम। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो n यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मेटल्स के केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन टॉ पे फ़र्क पड़ता है। टॉ पे कैसे फ़र्क पड़ेगा? बिकॉज द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। जब थर्मल स्पीड बढ़ती है तो मोर कोलिजन इट विल टेक, मोर कोलिजन्स विल हैपन इन दी सर्किट। तो जो भी आपका कंडक्टर है उसमें ज़्यादा कोलिजन होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम जिसे हम टाउ बोलते हैं वो घट जाएगा, दैट विल डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो योर रेसिस्टिविटी विल इंक्रीज और देयर फॉर रॉ दैट मीन्स रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज। आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाता है कि हमारी रेसिस्टिविटी उस केस में इंक्रीज कर जाती है। नंबर 1। अब हम रेसिस्टिविटी रिलेशन से अल्फ़ा को यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आर रॉ इज इक्वल टू रॉ नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी ऑफ नॉट। टी माइनस टी नॉट क्या है? ये टेम्परेचर डिफरेंस है। अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, रॉ आपकी ओरिजिनल रेसिस्टिविटी एंड रॉ जो आप ले रहे हैं रॉ नॉट ओरिजिनल 1 एंड रॉ न्यू 1 आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद जो आई वो ये रिलेशनशिप अगर आपको याद हो तो हमने थर्मल एक्सपेंशन जब हम बात कर रहे थे 11th में चैप्टर में, तो यहाँ हमने लेंथ के लिए रिलेशन लिखा था और वहाँ हम अल्फ़ा को बोलते थे टेम्परेचर लीनियर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर लीनियर एक्सपेंशन। लेकिन अब क्योंकि ये रेसिस्टिविटी के लिए इक्वेशन बन रही है तो यहाँ जो अल्फ़ा डिफाइन किया जा रहा है वो है टेम्परेचर ऑफ रेसिस्टिविटी। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेसिस्टिविटी का। अब यहाँ इसी फॉर्मूले से ये एक्चुअली इक्वेशन कैसी आई है? ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है जिसको आप जस्ट आपको लर्न करना पड़ेगा आपको। सो यहाँ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन जस्ट ओपन अप दिस एंड वी विल बी ओके। हमें ओपन अप करना था तो हम जस्ट रिमूविंग दिस वन, रॉ प्लस अल्फा रॉ नॉट एंड टी माइनस टी ऑफ नॉट, and from there you can find the relationship for alpha, that is rho minus take this on this side, the rho naught divided by this rho naught and t minus t of naught, which we can also write as 1 by rho naught and d rho by dt. So from here we can give the statement for the alpha, that is the temperature coefficient of resistivity. अल्फ़ा को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। और हमने उसको इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने यहाँ पर अल्फ़ा को डिफ़ाइन कर दिया है। तो अब इसको डेफिनेशन दे देते हैं। तो अल्फ़ा क्या कहलाता है? अल्फ़ा इज़ डिफाइंड एज अल्फ़ा इज़ व्हाट? टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये। तो यहीं से देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी। जो चेंज है रेसिस्टिविटी का वो इंक्रीज़ है, क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है। तो मैं यहाँ पर सिंपली स्टेटमेंट में बोल देती हूँ, इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी per degree rise in temperature, पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यहीं से है स्टेटमेंट। ये इंक्रीज, ये जो डेल्टा मीन्स चेंज इन रेसिस्टिविटी को हमने बोला इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। इट्स यूनिट इज़ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो अल्फ़ा की यूनिट कैसी है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब अल्फ़ा इन द केस ऑफ मेटल होता है पॉजिटिव और वो भी लार्ज वैल्यू होती है, बिकॉज जो गुड कंडक्टर्स हैं या जो मेटल्स हैं वो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में वेरिएशन शो करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं दे अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव एज वेल एज इट इज़ लार्ज। नाउ लेट अस जस्ट प्लॉट अ ग्राफ फॉर द रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। किसके लिए मैं बना रही हूँ इस वक्त? कॉपर के लिए। तो कॉपर का एग्जाम, कुछ ये ग्राफ्स ऐसे होते हैं जो सीबीएसई में एज इट इज़ नाम से पूछ लिए जाते हैं कि आप कॉपर का रेसिस्टिविटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। तो ये ग्राफ आपको लर्न करने पड़ेंगे एंड द शेप
इन दिस केस जो प्रेजेंट केस है उसमें रेसिस्टिविटी वर्सेस टाइम का जो टेम्परेचर का जो ग्राफ हमने बनाया वो कर्व में आएगा, यानी इनिशियली जो है जब आपने काफ़ी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तब माइन्यूट चेंज इन रेसिस्टिविटी आता है, लेकिन लेटर ऑन देयर आर लार्ज चेंज इन रेसिस्टिविटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ये जो मैंने बनाया है ये किसके लिए, कॉपर के लिए। तो अब बात करें, ये देखो ये 3 जो मैं हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो ये है, अल्फ़ा पॉजिटिव होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, रेसिस्टिविटी इंक्रीज होना चाहिए, और आपको ये ग्राफ भी लर्न करके रखना है। नेक्स्ट आता है, अब हम बात करते हैं एलॉयज़ की। सेकेंड हम एलॉयज़ की बात कर रहे हैं। एलॉयज़ के अंदर भी वही है सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि एलॉयज़ भी गुड कंडक्टर हैं, लेकिन इनके कुछ कॉम्पोजिशंस होते हैं। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर योर रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। सारे लॉजिकल रीजन सेम ही है कि रिलैक्सेशन टाइम आपका कम हो जाता है, इसीलिए रेसिस्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। लेकिन फ़र्क इतना है, जो कंडक्टर हम ले रहे थे या जो मेटल ले रहे थे और एलॉयज़ ले रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर अल्फ़ा पॉजिटिव तो है बट स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, इनफैक्ट वेरी स्मॉल बोल दीजिए इसको, वेरी स्मॉल है अल्फ़ा। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो निक्रोम जो होता है और कंस्टेंटन या मैग्नीन, ये एलॉयज़ हैं जिनको हम स्टैंडर्ड कॉइल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इन्हीं में से निक्रोम फिर भी कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट शो करता है, यानी कि थोड़ी बहुत हीटिंग आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, मगर मैग्नीन तो बिल्कुल भी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के साथ। तो आप जो लैब के अंदर हम व्हीटस्टोन ब्रिज या यूज़ करते हैं या पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं उसमें हम मैग्नीन यूज़ करते हैं मेजॉरिटी केसेस में। और जो अगर आप ओम्स लॉ यूज़ कर रहे हो और उसमें आपने एक कट सेक्शन ऑफ वायर छोटा सा पार्ट यूज़ किया है, वो ज़्यादातर निक्रोम का होता है। तो यहाँ पर हमें याद ये रखना है कि अल्फ़ा कैसा है, पॉजिटिव है लेकिन वेरी स्मॉल है, रेसिस्टिविटी यहाँ पर भी इंक्रीज़ ही कर रही है। और अब हम एक ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं इसमें, रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, लेकिन इस बार किसके लिए, मैं ये बना देती हूँ निक्रोम के लिए। सो रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ अगर हम देखें तो द ग्राफ विल बी ऑफ दिस शेप। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये ग्राफ मैंने ज़ीरो से शुरू नहीं किया, उसका रीज़न ये है कि एलॉयज़ जो होते हैं उनमें एट ज़ीरो टेम्परेचर पर भी कुछ न कुछ रेसिस्टिविटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कोई रेसिस्टिविटी नीचे शो नहीं करेंगे या कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे अगर वो ज़ीरो टेम्परेचर पे हैं। तो सिर्फ वही शो करने के लिए हम इसे ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते, बट हाँ ये कहते हैं बिकॉज जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वेरिएशन इन रेसिस्टिविटी भी आता है एंड द ग्राफ कम्स आउट। ये सब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ हैं, सो आप ये नहीं सोचें कि इसकी शेप ऐसी क्यों आई उसकी, ये सब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। निक्रोम जो है टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन शो करता है वो ऑलमोस्ट लीनियर शो करता है, निक्रोम शो करता है, लेकिन मैग्नीन बिल्कुल ही ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है। तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं और इसीलिए उनके शेप ऑफ द ग्राफ भी डिफरेंट हो जाएंगे। अगली बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स की। इन द केस ऑफ इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर, अल्फ़ा आपके पास नेगेटिव आता है और ये जो वैल्यू है किसकी, अल्फ़ा कैसा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो नेगेटिव है, दैट मीन्स योर रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इन्वर्स रिलेशन है, अगर इन्वर्स रिलेशन है तो हम एक ग्राफ अगर प्लॉट करें, द ग्राफ विल टेक दिस काइंड ऑफ शेप कि एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज़ करता है। अच्छा, इसे एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि हमें पता था रेसिस्टिविटी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, या तो एन पे या टॉप पे। अब जब आप इंक्रीज़ करते हो टेम्परेचर इन द केस ऑफ इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर तो वहाँ रिलैक्सेशन टाइम पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है एन पे, एन मीन्स नंबर डेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है और उसका रिलेशनशिप दिया जाता है नंबर विद द टेम्परेचर, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई जी बाई के बी टी, ये फॉर्मूला जिसमें एन नॉट क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई जी क्या है, एनर्जी गैप, एंड के बी क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी, ये वैल्यू कम होगी तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे कहाँ पे, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में, तो रेसिस्टिविटी घटनी चाहिए। यही हमने यहाँ पे बोला कि इस केस में रेसिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अल्फ़ा कैसा है, अल्फ़ा नेगेटिव है, और गर्व कैसा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर यही चीज़ आप रेसिस्टिविटी की टर्म्स में देना चाहें तो क्योंकि रॉ किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/eta के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन्वर्स रिलेशन में है, तो आप 1/,
रॉ टी आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप 1/ρ0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ Eg/kBt लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये जब आपने रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब मैंने इन प्लेस ऑफ ईटा को n पुट करना है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन मैं उसे 1/ρ की फॉर्म में ही शो कर देती हूँ। इसकी जगह पे प्लेस कर दिया 1/n0 मतलब ओरिजिनल वाला, और इसकी जगह पे ρ0। अब इसको रेसिप्रोकल लेने, क्योंकि हमें तो रेसिस्टिविटी देखना है, तो रेसिस्टिविटी इज़ व्हाट, ρ0। ये उल्टा चला गया, इसका माइनस साइन चेंज करके हम प्लस कर देंगे, तो Eg इज़ kBt। ये फॉर्मूला आ जाता है, यानी कि रेसिस्टिविटी डायरेक्टली रिलेट कर रही है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। जो वेरिएशन आ रहा है वो टेम्परेचर के साथ आ रहा है, लेकिन कैसा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन आ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली रेसिस्टिविटी घटती चली जाएगी, और यही ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, अच्छा मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ, दोनों जो रिलेशनशिप लिए ये वाला और ये वाला, अगर आप बोर्ड में ये नहीं लिखते हैं तो आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें ये ग्राफ जो मिला ये भी एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, तो एक्सपेरिमेंटल से ये रिलेशनशिप आई है हमारे पास, और ये ग्राफ भी एक्सपेरिमेंटल ही है, जो हर एक सेमीकंडक्टर के लिए या हर एक इंसुलेटर के लिए सिमिलर नहीं होगा। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग नेचर आपको शो करेगा, अलग अलग शेप आपको शो करेगा। तो यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स के साथ इस तरीके का बिहेवियर होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ये रिलेशनशिप उसको कंफर्म करता है, इसलिए ये बताया गया है, अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं है। इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी पार्ट में नहीं आता। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज़ हुआ, विस्कस फोर्स डिक्रीज़ हुई, इस वजह से आयंस जो थे वो मोर फ्रीली मूव करने लग गए, एंड आपका रिलैक्सेशन टाइम जो था, मोर कोलिजन होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज़ कर जाएगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो अगर हम इसे लिखते हैं तो हम कह सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंट्रैक्शन, रादर हम इंट्रैक्शन, हाँ ठीक है, इंटर एटॉमिक लिख देते हैं, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, सो देयरफॉर विस्कस फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। विस्कस फोर्स डिक्रीजेस, ये भी आपका यहाँ पे डाउनफॉल जा रहा है, तो मैंने कहा यहाँ लिख दिया था डिक्रीजेस, ये लिख दिया वर्ड, तो क्या क्लियर है। विस्कस फोर्स डिक्रीज हो जाएगी तो जो आयंस हैं बीच में वो दे विल मूव मोर फ्रीली, आयंस मूव मोर फ्रीली, देयरफॉर रॉ रेसिस्टिविटी, यानी हम ये कह दें कि कंडक्टिविटी बढ़ गई। जितने ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ रेसिस्टिविटी घट रही है, यानी कि मोर कंडक्टिविटी हो रही है, मोर मोबिलिटी मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, उनका मोशन बढ़ रहा है, यानी आयंस को मोर मोबिलिटी मिल रही है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल में बनता है कि क्यों हम एलॉयज़ को प्रेफर करते हैं इन मेकिंग स्टैंडर्ड कॉइल्स। नाउ लुक एट दीज पॉइंट्स, व्हाई वी प्रेफर एलॉय फॉर मेकिंग दी स्टैंडर्ड रेसिस्टर। स्टैंडर्ड रेसिस्टर या स्टैंडर्ड कॉइल्स बनाने के लिए हम एलॉयज़ क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहला, दे हैव हाई रेसिस्टिविटी इज़ हाई। Second, their temperature coefficient is very low. Temperature coefficient is low, and they are least affected by the atmospheric condition in air का, moisture का उन पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता. And their contact potential is small with the copper. Contact potential हमने पहले भी निकाला था. Contact potential क्या होता है, जब हम दो वायर्स को भी, यहाँ हमने पहले contact potential निकाला था कैपेसिटर के केस में. तो कैपेसिटर के केस में क्या करते थे हम, एक चार्ज कैपेसिटर एक अनचार्ज कैपेसिटर को कंबाइन करते थे, तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल निकल के आता था कि दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा. तो यहाँ पर यही कह रहा है कॉन्टैक्ट पोटेंशियल क्या है कि अगर दो वायर्स, एक निक्रॉन को और एक कॉपर को आप आपस में जोड़ेंगे तो उनके जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल होगा उसमें खास वेरिएशन नहीं होता. ईजीली करंट कॉपर से दूसरे मटेरियल, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में एंटर हो जाते हैं और उनकी पोटेंशियल वेरिएशन भी ज़्यादा नहीं होती. तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट पोटेंशियल क्या है उनका, स्मॉल है कंपेयर टू विद द व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द कॉपर. सो आगे बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं.
ओके, न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले वील टेक जस्ट अ स्मॉल लुक ऑन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। एज वी ऑल नो कि रेसिस्टेंस जो है वो रॉ एल बाय ए के बराबर होती है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमने रेसिस्टिविटी के लिए पढ़ी हैं वही सारी प्रॉपर्टीज़, यानी आर प्रोपोर्शनल है रेसिस्टिविटी के, तो जो प्रॉपर्टीज़ रेसिस्टिविटी के लिए वैलिड हैं वही सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर भी वैलिड होंगी। बस हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अगर आपसे मांग लिया जाए तो फिर रिलेशनशिप आ जाता है आर माइनस आर ऑफ नॉट डिवाइड बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा टी वो टेम्परेचर आप ले लेते हैं जो टेम्परेचर वेरिएशन आ जाता है। सो ये कब है? ये तब है जब आपका रेसिस्टेंस गिवन हो। अगर रेसिस्टिविटी गिवन है तो फिर रॉ माइनस रॉ नॉट लेके चलेंगे, और रेसिस्टेंस गिवन है तो आप जो वेरिएशन आ रहा है टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिख के अल्फ़ा डिफाइन कर सकते हो। और उसी तरीके से हम उसको अल्फ़ा को डेफिनेशन भी दे सकते हैं। जैसे हम पहले अल्फ़ा डिफाइन करते थे, इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। लेकिन अब क्या हो जाएगा? इट इज़ इंक्रीज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर भी इसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस इनवर्स ही है। तो अगर हम रिकैप करना चाहें शॉर्ट में, तो मेटल के केस में इंक्रीज करता है रेसिस्टेंस विद द राइज इन टेम्परेचर, इंसुलेटेड सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी डिक्रीज़ करता है। तो हमें सिर्फ याद रखना है इलेक्ट्रोलाइट के केस में। आई अगेन रिकोट, मैंने वीडियो दोबारा सुना तो पता चला कि मैं लास्ट सेंटेंस में बोल गई थी कि विद द राइज इन टेम्परेचर उनकी मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी, ये दैट इज़ ट्रू, लेकिन उनकी रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। बट हमें यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के केस में रिलैक्सेशन टाइम नहीं देखना है। हम इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, यानी उनके अंदर ये देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कितना इंक्रीज़ हुआ है, वो कंडक्टिविटी देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खुद अपने आप में, यानी आयंस जो होते हैं वो खुद अपने आप में कैरियर्स होते हैं कंडक्शन के लिए या करंट के लिए। तो आयंस अगर कैरियर्स हैं तो यहाँ मोर इम्पॉर्टेंट होगा उनका नंबर कितना इंक्रीज हुआ। तो जब बॉन्ड टूटेंगे या जो विस्कॉस फोर्स कम होगी तो उससे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे और उससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, वो फ्रीली मूव कर पाएंगे। तो यहाँ ये रीज़न है, रिलैक्सेशन टाइम से हम उसे रिलेट नहीं करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक पर 2-3 न्यूमेरिकल लेते हैं। थैंक यू सो मच।